जैनिज्म। आज मैं आपको इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे दौर से परिचय कराने वाला हूं जिसने इंडियन सोसाइटी को बदल कर रख दिया। न सिर्फ रिलीजियस सिनेरियो पर गहन प्रभाव छोड़ा, बल्कि पॉलिटिकल सेटअप और इवन इकोनॉमी को भी इंपैक्ट किया। इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। गांधी जी की बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस को यहीं से प्रेरणा मिली। दोस्तों, ये कहानी है 6th और 5th सेंचुरी बीसी की, जब एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक कल्चर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लोग प्रीस्टली क्लास यानी पुरोहित वर्ग, कल्ट्स और रिचुअल्स के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, स्पेशली पांचाल और विदेहा में, जहां 600 बीसी के आसपास उपनिषद्स को कंपाइल किया जा रहा था। इन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स में रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया और नॉलेज पर स्ट्रेस दिया गया। वैदिक फेज के एंड में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले, जैसे टेरिटोरियल किंगडम्स की शुरुआत हुई, जिन्हें जनपदास बोला जाता था। ये जनपदास क्षत्रिय रूलर के अंडर में थे। युद्ध का मकसद अब केवल कैटल को कैप्चर करने तक सीमित नहीं था, बल्कि टेरिटरी कैप्चर करना भी वॉर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। महाभारत वॉर भी इसी पीरियड की बताई जाती है। पेस्टोरल सोसाइटी यानी चरवाहे अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे थे। ऐसे दौर में मिड गैंजेटिक प्लेन्स में कई रिलीजियस सेक्ट्स अर्थात संप्रदायों का उदय हुआ। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 62 सेक्ट्स राइज हुए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म सामने उभर कर आए। आज इस कहानी में हम जैनिज्म पर फोकस करेंगे। कॉजेज ऑफ ओरिजिन। पहले समझते हैं कि इन रिलीजियस ऑर्डर्स के स्टार्ट होने के कारण क्या रहे। लेटर वैदिक सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइड हो गई और ये डिवीजन धीरे धीरे रिजिड होता चला गया। नेचुरली इस वर्ण व्यवस्था से सोसाइटी में टेंशन फैली हुई थी। इसके चलते वैश्याज और शूद्राज के क्या रिएक्शंस रहे, ये पता लगा पाना मुश्किल है। लेकिन क्षत्रिय वर्ण ने जरूर ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था में बर्थ के इंपॉर्टेंस को लेकर एक प्रकार के प्रोटेस्ट मूवमेंट को चालू किया। क्षत्रियाज का यही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नए रिलीजन्स के ओरिजिन का एक कारण रहा। लेकिन न्यू रिलीजन्स के राइज का रियल कॉज था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक नई तरह की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का स्प्रेड होना। 6th सेंचुरी बीसी के एंड होने तक ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ और साउथ बिहार में आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसके चलते डेंस फॉरेस्ट्स को क्लियर करना आसान हो गया और लार्ज स्केल में लोग यहां रहने लगे और यहां से वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। 500 बीसी के आसपास नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बड़ी मात्रा में सिटीज बसना चालू हुई, जैसे कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, ताराडी, पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा। वर्धमान, महावीर इनमें से कई सिटीज से एसोसिएटेड रहे। सबसे पहले इसी दौर में ट्रेड और कॉमर्स में कॉइन्स का यूज किया जाने लगा, जो कि पंच मार्क्ड वैरायटी के कॉइन्स थे। कॉइन्स के यूज से ट्रेड में अच्छी ग्रोथ हो रही थी, जिसके चलते वैश्याज की इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ने लगी। नेचुरली वैश्य वर्ण ने ऐसे रिलीजन को खोजना चालू किया जो उनकी सोशल पोजीशन को इंप्रूव कर सके। इसीलिए उन्होंने महावीर का सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के कई कारण रहे। पहला, जैनिज्म ने शुरुआत में वर्ण व्यवस्था को इंपॉर्टेंस नहीं दी। दूसरा, जैनिज्म में नॉन वायलेंस की बात की गई, जिससे वॉर्स एंड हो जाते और ट्रेड और कॉमर्स में इजाफा होता। तीसरा, ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स जैसे धर्मसूत्रास में मनी लेंडिंग की निंदा की गई। इसके कारण ट्रेडर्स को नीची नजर से देखा जाने लगा और इसी कारण ट्रेडिंग क्लास अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए नए रिलीजन की खोज करने लगी। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी के ओल्ड फैशन्ड लोग पुरानी लाइफ की डिमांड करने लगे। जैसे मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान पुराने लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नया क्लोथिंग पैटर्न, प्राइवेट प्रॉपर्टी और नए तरह के घर उन्हें रास नहीं आ रहे थे और वो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल चाहते थे। जैनिज्म में सिंपल, प्योर और एस्थेटिक लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंस दी गई, जिससे लोग अट्रैक्ट होने लगे। यही सब कारण रहे कि जैनिज्म जैसे न्यू रिलीजन्स प्रॉमिसिंग लगने लगे और इनका राइज होना इजी हो गया। वर्धमान महावीर। दोस्तों, वर्धमान महावीर जैनिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं। जैनास की मान्यताओं के अनुसार उनके सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टीचर महावीर के 23 प्रीडिसेसर्स यानी पूर्वज थे,
जिन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। जैनास का मानना है कि जैनिज्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और उन्होंने ही जैनिज्म को इस्टेब्लिश किया। ऋषभदेव अयोध्या के माने जाते हैं। अगर महावीर को 24th तीर्थंकर माना जाए तो जैनिज्म का ओरिजिन करीब 9th सेंचुरी बीसी तक चला जाएगा, जबकि अयोध्या का सेटलमेंट 500 बीसी में स्टार्ट हुआ। इसीलिए ऋषभदेव के एग्जिस्टेंस की हिस्टोरिसिटी इस्टेब्लिश कर पाना मुश्किल है। बाकी सभी तीर्थंकरों की हिस्टोरिसिटी भी एक्सट्रीमली डाउटफुल है। जैनिज्म की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स पार्श्वनाथ से स्टार्ट हुई, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। वो बनारस के थे, रॉयल लाइफ को अबैंडन किया और एक एसेटिक यानी तपस्वी बन गए। लेकिन इतिहासकारों की माने तो पार्श्व के स्पिरिचुअल सक्सेसर वर्धमान महावीर ही जैनिज्म के रियल फाउंडर हैं। महावीर की बर्थ और डेथ की एग्जैक्ट डेट्स का पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन की माने तो उनकी बर्थ 540 बीसी में वैशाली में हुई, जो कि आज के हिसाब से बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। उनके फादर सिद्धार्थ क्षत्रिय क्लैन के हेड थे और उनकी मदर त्रिशाला लिच्छवी चीफ चेतक की सिस्टर थी। चेतक की डॉटर की मैरिज बिंबिसार से हुई। इससे ये तो साफ है कि महावीर की फैमिली मगध की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई थी, जिसकी मदद से उनको प्रिंसेस और नोबल्स तक अपनी अप्रोच पहुंचाने में आसानी हुई। शुरुआत में महावीर एक गृहस्थ जीवन जीते रहे, पर ट्रूथ को ढूंढने और समझने की राह पर उन्होंने 30 साल की एज में दुनिया का त्याग कर दिया और एक तपस्वी बन गए। जीवन के 12 साल उन्होंने केवल भ्रमण करते हुए निकाले। विलेजेस और टाउन्स में कुछ दिन के अलावा नहीं रुकते थे। इन 12 सालों की लंबी जर्नी में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी कपड़े नहीं बदले और 42 साल की उम्र में जब उन्होंने कैवल्य यानी ओमनीसियंस को पा लिया, तब उन्होंने पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर दिया। कैवल्य की मदद से उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस को कॉन्कर किया। इसी कॉन्क्वेस्ट के कारण उन्हें महावीर यानी ग्रेट हीरो या जीना यानी कॉन्करर ऑफ वनसेल्फ बोला गया और उनके फॉलोअर्स को जैनास। 30 साल तक महावीर ने अपने रिलीजन को प्रोपगेट किया, एक्सपैंड किया और ये मिशन उनको कौशाल, मगध, मिथिला और चंपा जैसी सिटीज में ले गया। 468 बीसी में 72 साल की एज में पावापुरी में उनकी डेथ हो गई, यानी वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। बिहार के राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स यानी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में 5 सिद्धांतों की बात कही गई है। डू नॉट कमिट वायलेंस यानी हिंसा मत करो। डू नॉट टेल अ लाई यानी झूठ मत बोलो। डू नॉट स्टील यानी चोरी मत करो। डू नॉट होर्ड यानी संचय मत करो। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस यानी ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 5वां सिद्धांत यानी ब्रह्मचर्य ही महावीर ने ऐड किया, बाकी 4 उन्होंने पिछले तीर्थंकरों से लिए। जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन था अहिंसा यानी नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स। महावीर के प्रीडिसेसर यानी पार्श्व ने अपने फॉलोअर्स से बॉडी के अपर और लोअर पोर्शंस को कवर करने को कहा, जबकि महावीर ने अपने फॉलोअर्स को कपड़े कंप्लीटली अबैंडन करने के इंस्ट्रक्शन दिए। इससे पता चलता है कि महावीर ने अपने फॉलोअर्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीधा साधा जीवन जीने को कहा। कई रीजंस में से एक ये भी कारण रहा कि आगे चलकर जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। श्वेतांबरस जो व्हाइट कपड़े पहनने लगे और दिगंबरस जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया। जैनिज्म ने गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उन्हें जिना की श्रेणी से नीचे ही रखा। वर्ण सिस्टम को जैनिज्म ने एकदम कंडेम नहीं किया जिस तरह बुद्धिज्म ने किया। महावीर के अनुसार एक पर्सन का अपर और लोअर वर्ण में बर्थ होना उसके पिछले जन्म में किए गए सिंस और वर्च्यूज पर डिपेंडेंट था। इसका मतलब महावीर थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे। महावीर के ओपिनियन में लोअर कास्ट के लोग प्योर और मेरिटोरियस लाइफ जीते हुए लिबरेशन यानी मुक्ति पा सकते थे। फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स यानी दुनियादारी से मुक्ति जैनिज्म का मेन मोटिव था। स्पष्ट है कि महावीर लिबरेशन ऑफ सोल की बात कर रहे थे। ऐसा करने के लिए किसी भी तरह के रिचुअल्स की जरूरत नहीं थी। राइट नॉलेज,
राइट फेथ और राइट एक्शन के थ्रू इसको पाया जा सकता था। इनको जैनिज्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैनिज्म में वॉर और एग्रीकल्चर दोनों को ही प्रोहिबिट किया गया, क्योंकि दोनों में ही लिविंग बीइंग्स की किलिंग इन्वॉल्व थी। इसी के चलते जैनिज्म मेनली ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज तक ही सीमित रह गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह जैनिज्म स्प्रेड हुआ। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए महावीर ने एक फॉलोअर्स के ऑर्डर या ग्रुप को तैयार किया, जिसमें मेन और वुमेन दोनों को एडमिट किया जा सकता था। प्राकृत लैंग्वेज का यूज करके महावीर ने अपनी टीचिंग्स को कॉमन लोगों तक पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है कि उनके करीब 14,000 फॉलोअर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या नहीं है। जैनिज्म अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से किसी खास तौर पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। यही कारण रहा कि वो मैसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके बावजूद साउथ और वेस्ट इंडिया में ग्रेजुअली स्प्रेड होता रहा, जहां ब्राह्मणिकल रिलीजन थोड़ा वीक था। एक ट्रेडिशन की माने तो कर्नाटका में जैनिज्म के स्प्रेड का कारण चंद्रगुप्त मौर्य रहे, जो मौर्य एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे, पर इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। दूसरा कारण मगध में हुए ग्रेट फैमिन को बताया जाता है, जो महावीर की डेथ के 2 साल बाद हुआ। ये फैमिन 12 साल तक चला। इससे बचने के लिए जैनाज का एक ग्रुप साउथ इंडिया में माइग्रेट कर गया, भद्रबाहु की लीडरशिप में। इन्हीं के द्वारा साउथ इंडिया में जैनिज्म का स्प्रेड हुआ। बचे हुए लोग मगध में ही रहे, स्थलबाहु की लीडरशिप में। फैमिन खत्म होने के बाद दोनों ग्रुप्स में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, जैनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए और जैनिज्म की मेन टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल को कन्वीन किया गया पाटलिपुत्र में। लेकिन साउथ से वापस आने वाले जैनाज ने इस काउंसिल का बॉयकॉट किया। इसके बाद से सदर्न ग्रुप को दिगंबराज और मगधन ग्रुप को श्वेतांबराज बोला जाने लगा। इस तरह से जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। ये फैमिन थियोरी की ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है, पर इतना साफ है कि जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड जरूर हो गया था। दोस्तों, यहां यह बताना जरूरी है कि जैनिज्म की एक काउंसिल आगे चलकर 512 एडी में भी हुई। क्षमास रमाना ने इसको प्रिसाइड किया था। इस काउंसिल में 12 अंगाज और 12 उप अंगाज को कंपाइल किया गया, जो जैनिज्म के इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। एपिग्राफिक एविडेंस यानी पुरालेख के अनुसार कर्नाटका में जैनिज्म का स्प्रेड 3rd सेंचुरी एडी के बाद ही हुआ। 5th सेंचुरी एडी के बाद कई जैना मॉनेस्ट्रीज कर्नाटका में भी बनी, जिन्हें बसदीज बोला जाता था। कलिंग ओडिशा की बात करें तो यहां पर जैनिज्म का स्प्रेड 4th सेंचुरी बीसी में हुआ। 1st सेंचुरी बीसी में कलिंग किंग खारवेला का पेट्रनेज जैनिज्म को मिला। तमिलनाडु के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इसका स्प्रेड 2nd और 1st सेंचुरी बीसी में देखने को मिला। आने वाली सेंचुरीज में मालवा, गुजरात और राजस्थान में जैनिज्म स्प्रेड हुआ, जहां आज भी इनकी एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है। इनका मेन ऑक्यूपेशन आज भी ट्रेड और कॉमर्स ही है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। भले ही जैनिज्म बुद्धिज्म के कंपैरिजन में रैपिडली स्प्रेड नहीं हुआ, पर आज भी जैन पॉपुलेशन यहां बरकरार है, जबकि बुद्धिज्म वर्चुअली डिसअपीयर हो गया। दोस्तों, एक नजर जैनिज्म के सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी डालते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म ऐसा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था जो वर्ण सिस्टम और रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। शुरुआती जैनाज ने संस्कृत को डिस्कार्ड किया, जो कि ब्राह्मण पेट्रनेज में थी। उन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज यानी प्राकृत को अडॉप्ट किया अपने डॉक्ट्रिन को प्रीच करने के लिए। उनका रिलीजियस लिटरेचर अर्ध मगधी में लिखा गया, जो कि 6th सेंचुरी एडी में गुजरात की एक जगह वल्लभी में कंपाइल हुआ। इसके कारण प्राकृत लैंग्वेज की ग्रोथ होने लगी। प्राकृत लैंग्वेज से निकलकर कई रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी, जैसे शौरसेनी, जिससे मराठी लैंग्वेज डेवलप हुई। शुरुआती जैनाज ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अपभ्रंश लैंग्वेज में लिखे और इसकी फर्स्ट ग्रामर को भी कंपाइल किया। अर्ली मिडीवल एरा में जैनाज ने संस्कृत में भी कई टेक्स्ट्स लिखे और आखिर में देखें तो कन्नड़ा लैंग्वेज की ग्रोथ में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी जैनिज्म का योगदान रहा। जैन आर्किटेक्चर शुरुआती दौर में बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर के साथ ही डेवलप हुआ। बाद की सेंचुरीज में यह अपनी अलग पहचान बना पाया।
कई टेम्पल्स को बिल्ड किया, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। उदयगिरी और खांडागिरी केव्स ओडिशा जैना आर्किटेक्चर का अच्छा एग्जाम्पल हैं, जिन्हें 193 से 170 बीसी में किंग खारवेला ने जैन मंक्स के लिए बनाया। श्रावण बेलगोला की गोमतेश्वर स्टैच्यू को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट मोनोलिथ स्टैच्यू है। 11th से 13th सेंचुरी के बीच बने दिलवाड़ा टेम्पल्स राजस्थान में हमें तीर्थंकरस पर डेडिकेटेड कार्व्ड मार्बल्स देखने को मिलते हैं। जैन आर्किटेक्चर का डिटेल्ड डिस्कशन हम अलग वीडियो में करेंगे। दोस्तों, एक नजर इस पर भी डालते हैं कि जैनिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी मासेस को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाया। इसके कई कारण रहे, आइए जानते हैं। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। पहला ये कि जैनिज्म ने ब्राह्मण रिलीजन का फियर्स ऑपोजिशन किया, जिसके चलते ब्राह्मण्स ने इसका बहिष्कार किया। दूसरा कारण था रिगरस प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। नॉन वायलेंस के एक्सट्रीम प्रिंसिपल के चलते एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिटेड था, इसलिए एग्रेरियन लोग यानी मासेस इसको एम्ब्रेस नहीं कर पाए। फास्टिंग, रिनंसिएशन यानी त्याग, तपस्वी जीवन जैसे हार्ड प्रिंसिपल्स जनरल हाउस होल्डर फॉलो नहीं कर सकता था। तीसरा, जो कि सबसे मेन कारण हो सकता है, वो ये था कि जैनिज्म को कभी पॉलिटिकल पेट्रनेज नहीं मिला, जिस तरह से कई रूलर्स जैसे अशोका, कनिष्का एटसेट्रा बुद्धिज्म से अट्रैक्ट हुए। जैनिज्म ऐसे कोई रूलर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। फाइनली, जैनिज्म के संघ संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट मोनार्किक था। इसके साथ ही जैनिज्म का 2 सेक्ट्स में डिवाइड होना भी इसके डिक्लाइन का कारण बना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह जैनिज्म कई तरह की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण एक सेक्ट के रूप में उभर कर आया और अल्टीमेटली एक रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। महावीर जैसे महान तीर्थंकरों के स्ट्रॉन्ग आइडियल्स पर बेस्ड होने के कारण माइनर पॉपुलेशन होने के बावजूद जैनिज्म इंडियन हिस्ट्री के हर एरा को सर्वाइव करता हुआ आज भी इंडिया का इंपॉर्टेंट रिलीजन है।